पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? याद होगा कि देखो, अमीबॉयड और सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोअस, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। किसमें? प्रोटोजोआ में। किसमें पढ़ा था? प्रोटोजोआ में। भाई देखिए, रोज का रोज जो भी रोज पढ़ाया जाए उसको हर हाल में कुछ करिए चाहे न करिए, उसको याद करेंगे। फिर वही एक छोटी सी घटना बता रहा है आपको। खूब जोरों की भूख लगी हो, क्या लगी हो? खूब जोरों की भूख लगी हो, आपका मनपसंद भोजन भी आपके सामने हो, जैसे आपने खाना उसको शुरू किया, एक और खाया, तब तक मान लिया आपके फोन की घंटी बजती है और फोन पे आप व्यस्त हो जाते हैं। मान लिया 10-5 मिनट फोन बजता है, फोन में बात करते हैं और फिर वापस आप खाना शुरू करते हैं। वही खाना, वही आप, वही भूख, सब कुछ वही होने के बावजूद भी खाने में कोई टेस्ट नहीं आता है। तो हम लोगों को भी पढ़ना ऐसे ही है, ऐसे ही पढ़ना है कि जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया उसको डीपली, एकदम बिल्कुल डीपली, जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना अधिक से अधिक पढ़ना है उसको। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना पढ़ना है, ताकि उसमें कोई चीज शेष न बचे। बात समझ में आ गया? तो ऐसा हमेशा कोशिश करेंगे, तभी आप क्या होंगे? जल्दी से सफल होंगे। बात समझ में आ गया? तो वापस आते हैं। तो अब हम लोगों ने तीन ऊपर 2 किंगडम पढ़ चुका था। अब हमको पढ़ना है तीसरा किंगडम है। तीसरा किंगडम है फंजाई। तीसरा किंगडम है फंजाई। क्या हो गया? फंजाई। याद होगा आपको, किसने बांटा था? आर.एस. विद्या ने क्या किया था? पूरे जीव जगत को। तो हम लोग पहला किंगडम यानी कि क्या था? पहला था मोनेरा, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा। तो हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग तीसरा पढ़ना है किंगडम फंजाई। क्या हो गया? किंगडम फंजाई। तो जैसे फंजाई शब्द आती है तो एक शाखा आ जाती है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, ठीक है? माइकोलॉजी। पास हो जाएगा। तो माइको का मतलब होता है फंजाई और लॉजी का मतलब लॉगस, समझ ही रहे हैं। लागी का मतलब लोगस से बना हुआ है, यानी कि दोनों को मिला देंगे तो किसका अध्ययन करते हैं? फंजाई का। किसका अध्ययन करते हैं? फंजाई का, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द फंजाई। किसका अध्ययन करते हैं? फंजाई का। किसमें अध्ययन करते हैं? माइकोलॉजी में। बात समझ में आ गया? अब अगर फंजाई की बात करें तो किंगडम फंजाई है, ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। हेटेरोट्रॉपिक, PHIC टॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है? यानी कि फंजाई क्या होगा? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। याद होगा आपको, हेटेरोट्रॉपिक यानी कि विषम भोजी, यानी कि क्या हो गया? ये अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक। बात समझ में आ गया? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जैसे आपने ऑटोट्रॉपिक लिखा था। तो याद करना आपको कि फंजाई क्या हो गए? हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक क्या है? हेटेरोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अन्य जीवों से अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गया? हेटेरोट्रॉपिक। अगला इसे लिख सकते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ग्रेट डाइवर्सिटी, ग्रेट डाइवर्सिटी याद होगा आपको। बायोडाइवर्सिटी में चर्चा किए थे। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। अब बायोडाइवर्सिटी एक साथ कर दे तो जैव विविधता हो जाता है। तो यहाँ जब भी डाइवर्सिटी आया, डाइवर्सिटी का मतलब बायोडाइवर्सिटी से ही मतलब है, यानी जैव विविधता से मतलब है। बात समझ में आया? तो लिखेगा ग्रेट डाइवर्सिटी है, यानी कि फंजाई में बहुत ज्यादा विविधता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हो गया कि फंजाई की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती है। फंजाई यानी कवक की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। याद होगा आपको कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म में था, लिखा गया होगा, पीछे याद होगा यदि।
तो लिखा गया था कि सबसे ज्यादा जो डायवर्सिटी होती है वह एंजियोस्पर्म में होता है, और एनिमल में बात किया गया तो आर्थ्रोपोडा में होता है। और इन सब के बाद यानी कि एंजियोस्पर्म के बाद अगर बायोडायवर्सिटी की बात आएगी तो हो जाएगा फंजाई। किसमें? फंजाई। क्वेश्चन पूछता आता है तो आपको याद करते चलना है कि ग्रेट डायवर्सिटी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में आकार की, मॉर्फोलॉजी में आकार की, याद होगा मार्को हम लोग यूज किए थे, मार्को एक्सटर्नल, मार्को मतलब एक्सटर्नल, और लाजी मैंने स्टडी करने वाला। तो क्या हो गया? मार्फोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। तो मार्फोलॉजी हो गया यानी आकार की, और हैबिटेट किस स्थान में पाए जाते हैं उसके आधार पे इनमें क्या होता है? ग्रेट डायवर्सिटी होता है, बहुत ज्यादा जैव विविधता होती है। किसमें? फंजाई में। किसमें? फंजाई में। ठीक है, आगे लिख सकते हैं मशरूम, मशरूम, टोडस्टूल, आल्सो फंजाई। जिन जिन फंजाइयों का नाम आपके बुक में दिया है उसको जरूर याद करना है। बात समझ आया? अब बात आई फंजाई की, कवर की, तो ये देखो फंजाई एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय जैसे बात आती है, जैसे यूनिसेलुलर होगी तो कैन नॉट सी विद नेकेड आई, नग्न आंखों से वो देखे नहीं जा सकते। तो कैसे देखे जाएंगे? विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बात समझ में? तो फंजाई एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। बात समझ में आ गया? इसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जब पर्णहरित नहीं पाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाएगी। बात समझ में? ये लिखा गया मशरूम, आजकल खूब खाया जाता है इसका मशरूम, शादी ब्याह पार्टी में खाते सब्जी मशरूम का, याद होगा आपको। तो मशरूम भी क्या है? फंजाई ही है। मशरूम क्या है? फंजाई है। अब इसमें खाया जाता है, इसमें ग्रेट न्यूट्रिएंट यानी जो खनिज लवण पोषक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहले इसको नहीं खाया जाता था, पहले इसको नहीं खाया जाता था, लेकिन क्या हो गया? नए रिसर्च से पता लगा कि इसमें बहुत ज्यादा पोषक पदार्थ है, बहुत ज्यादा क्या पोषक पदार्थ है, खनिज लवण है, तब इसका उपयोग खाने में किया जा रहा है। बात समझ में आ गया? तो मशरूम भी क्या है? एक फंजाई ही है, नाम है टोडस्टूल। क्या है ये? टोडस्टूल। कुकुरमुत्ता नाम सुने हैं? कुकुरमुत्ता देखे होंगे कि गोबर वोबर जहाँ सड़ रहा होगा, घास सड़ रहा होता है, पूरा गंदा रहता है, तो उसके ऐसे छत्रक जैसे, ऐसे छत्रक जैसे ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे फेरिंग ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे पोल्स ऐसे छत्रक जैसे ऐसे व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है। बात समझ में आया? तो उसको क्या कहते हैं? मशरूम। क्या सॉरी क्या कहते हैं? टोडस्टूल यानी कुकुरमुत्ता। बात समझ में आ गया? तो वो सब क्या है? वो भी फंजाई ही है, कवक की है। यहां तक कि देखेंगे ये डेंड्रफ सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला चीज, डेंड्रफ नाम सुने? डेंड्रफ रूसी, वो भी क्या है? फंजाई है। कभी ऐसे देखते हुए दिनों में ज्यादा और ऐसे ज्यादा सफेद सफेद दिखता है। बात समझ में आया? तो डेंड्रफ भी क्या है? एक प्रकार का फंजाई ही है, कवक ही है। यहां तक कि देखो दांत, खाल, खुजली, ये जितने भी होते हैं सब फंजाई की वजह से होते हैं। बात समझ में आया? तो ये सब फंजाई ही होते हैं, तो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। बात समझ में आ गया? तो आपने लिखा कि मशरूम है और टोडस्टूल है, क्या है? वो भी क्या है? फंजाई है, कवक है। ठीक है, आगे लाइन देख सकते हैं। ये देखिए ईस्ट, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर फंजाई, एक कोशिकीय फंजाई है। इसका उपयोग ब्रेड बियर, ठीक है। अब याद करेंगे ईस्ट है तो कंफ्यूज कर देगा आपको, कंफ्यूज वाले में करता है। ये सब मान लो दे दे ईस्ट और विकल्प में दे दे ईस्ट इज बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा या नन ऑफ देम। तो यदि आपको क्लियर है कि ईस्ट क्या है? फंजाई है, तब तो आप सही करेंगे, नहीं तो पुनः वापस आ जाएगी। बात समझ में आ गया? तो ये ईस्ट क्या है? फंजाई है। और वो भी कैसी फंजाई है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय फंजाई है, एक कोशिकीय फंजाई है। क्या करते हैं? इसका उपयोग ब्रेड इंडस्ट्री में करते हैं।
नाम सुना, ब्रेड खाते हैं, ब्रेड पावरोटी वगैरह हो गया। तो ब्रेड इंडस्ट्री में करते हैं बियर, नाम सुने हैं, शराब है, बियर यानी कि शराब, यानी अल्कोहल इंडस्ट्री में इसका उपयोग करते हैं शराब बनाने में। बात समझ में आया? तो इसका उपयोग करते हैं ईस्ट का। होता क्या है कि मैदे में मैदा को गूंथ करके और उसमें ईस्ट को डाल देते हैं। बात समझ में आया? अब ये क्या करता है, फर्मेंटेशन यानी कीटोन की क्रिया करता है, जिसकी वजह से बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बनता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनता है और जब हम उसको भट्टी में रख के सेकते हैं, भट्टी में रखकर सेकते हैं, तो जो उस मैदे के या आटे के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, टेम्परेचर अधिक होने से उसका आयतन बढ़ता है। भाई गैस गर्म करने से आयतन बढ़ता है, तो उसका आयतन बढ़ता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि ब्रेड के अंदर खाली खाली स्थान रहता है। ब्रेड हो गया, जो पावरोटी हो गया, बीच में खाली फोम भी जैसे दिखाई देता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये फर्मेंटेशन की क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और जब भट्टी में रखते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, जिसकी वजह से होता है। बात समझ में आ गया? स्पॉन्जी हो जाता है। तो ब्रेड इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री, वे सब इनका क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये देखो जलेबी वलेबी भी ऐसा ही होता है। जलेबी जिस बर्तन में बनाते हैं, जिस बर्तन में, अगर उस बर्तन को देख लो तो आपको लगता है खाना ही छोड़ दोगे। जैसे मेले वाला जलेबी, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लेके खट से बना देते हैं, देखो वो हार्ड हार्ड रहता है, कड़ा कड़ा रहता है। मेरा जलेबी खाया क्यों? लेकिन वही दुकान वाला एक पात्र में रखे जाते हैं, सब कम होता है तो उसमें डाल के खबर खबर करके फिर बना देते हैं। उसमें कभी देखो ऐसे फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, बहुत दुर्गंध भी आता है उससे। बात समझ में आया? तो अगर देख लोगे तो खाना भी छोड़ दोगे जलेबी। तो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जिसकी वजह से दुकान वाला जो जलेबी होता है खस्ता होता है। खस्ता समझते हो, मतलब कुछ साफ महसूस होता है, तो वही फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। तो ये था, क्या था, ईस्ट एक कोष की यानी यूनिसेलुलर फंजाई है। इसका उपयोग ब्रेड एक और अल्कोहल इंडस्ट्री में किया जाता है। बिस्कुट वगैरह में बनाने में सब इन सबका उपयोग करते हैं। बिस्कुट आप सुने हो, यानी बेकरी इंडस्ट्री कह सकते हो, बेकरी हो गया, फास्ट फूड इंडस्ट्री हो गया, केक इंडस्ट्री हो गया, सब में इन सबका उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गया? और लिख लीजिए व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट काजी उत्पन्न किया जाता है पक्सीनिया। ठीक है, पूछता है खूब प्रश्न, व्हाइट रस्ट काज्ड बाय। जो व्हाइट रस्ट होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? पक्सीनिया के द्वारा। अब इसको विकल्प को ऐसे बदल देता है, व्हाइट रस्ट इज काज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर इज फंजाई। करेक्ट आंसर इज फंजाई। ये फंजाई न दिया हो तो ये जो नाम है वही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्सीनिया। इसका मतलब, रस्ट का मतलब होता है कि जैसे आप जो क्रूसीफर होते हैं, जैसे सरसों का पौधा हो गया, सरसों का पौधा, उसके पत्तियों पे कभी कभी देखोगे सफेद सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, सफेद सफेद पाउडर के कलर दिखाई देते हैं, तो उसी को कहते हैं व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट आप क्रूसीफर्स कहेंगे या व्हाइट रस्ट। बात समझ में आ गया? तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पक्सीनिया के द्वारा उत्पन्न होता है। पक्सीनिया का है तो फंजाई है, पक्सीनिया का है तो फंजाई है। ठीक है, अगला लिख सकते हैं, ये है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन and occurs in air, water, soil, on animals and plants. On animal and plants. ठीक है, अब एक चीज देखिए, कपड़ा, एक चीज देख लीजिए कि बात आई किसकी? कॉस्मोपॉलिटन की। कॉस्मोपॉलिटन का हिंदी शाब्दिक का देखा जाए तो सर्वव्यापी। क्या? सर्वव्यापी।
मतलब सब जगह पाया जाने वाला, सर्वव्यापी माने सब जगह पाया जाने वाला, तो ये लगभग सब जगह पाया जाता है, इसलिए यूज किया गया कॉस्मोपॉलिटन। कौन? फंजाई। फंजाई क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ऑकर्स इन, पाए जाते हैं कहाँ? हवा में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, जंतुओं पर पाए जाते हैं और पौधों पर भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जंतु के अंदर भी पाए जाएंगे और पौधों के अंदर भी पाए जाएंगे। जैसे आप गन्ना खाए हैं, खाए गन्ना, कभी कभी गन्ना खाते हैं तो बीच में रेड रेड दिखाई देता है, बीच में से रेड रेड दिखाई देता है, तो वो क्या है? फंजाई ही है। तो वह क्या है? फंजाई ही है। आलू देखते हैं, आलू चिप्स बनता है, पकौड़ी बनता है, तो उसमें देखो क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे काटो बीच में से तो बीच में खोखला दिखाई देता है। आलू देखते हैं क्या है? कभी आलू ऐसे काटते हैं तो बीच में खोखला आ जाता है या ब्लैक जैसा हो गया रहता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से होता है। उसके स्पोर्स पहले से उसमें आगे रहते हैं और ग्रो करते हैं, इसकी वजह से खराब कर देते हैं। तो सभी बाहर भी पाया जाता है और अंदर भी पाया जाता है। आया शब्द कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी। कौन हुआ? फंजाई। सब जगह यह पाया जाता है। ठीक है, अगला ऐसे लिख सकते हैं प्रीफर, PREFER, प्रीफर टू ग्रो, प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेज। प्रीफर, प्रीफर माने प्राथमिकता देना। प्रीफर मतलब प्राथमिकता देना। मान लो आज आपको दिया जाए लड्डू दे दिया जाए, रसगुल्ला दे दिया जाए, तो सबसे पहले किसको खाएंगे आप? भाई जिसको जो अच्छा लगे, भाई किसी को लड्डू अच्छा लग सकता है, किसी को रसगुल्ला अच्छा लग सकता है, यानी सबसे पहले प्रीफर किसको देगा? आदमी रसगुल्ला को देगा। हमारा क्या हो, लड्डू और खुरमा, लड्डू और खुरमा हो तो प्रीफर किसका देगा? लड्डू का देगा। बात समझ आया? और खुरमा और बतासा, नाम सुने बतासा का? ठीक है, तो इसका प्रीफर मतलब प्राथमिकता देना। किसको? आप जिसको पहले देते हैं। तो दिया है प्रीफर क्या? टू ग्रो, यह उगते कहाँ है? वार्म यानी गर्म, वार्म मतलब गर्म, और ह्यूमिड का मतलब नम, ह्यूमिड मतलब नम। तो जहां नमी ज्यादा होती है, टेम्परेचर अधिक कुछ अधिक रहेगा, वहां पे ये सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। तो जो डेंड्रफ वाला कंडीशन होता है, याद करना, डेंड्रफ। तो जो लोग नहाने के बाद बाल को अच्छी तरह नहीं सुखाते, ठीक है, तो बाल में क्या रहेगा? नमी रहेगा, तो हवा में स्पोर्स उड़ रहे, कोई देख नहीं रहा है, फंजाई के स्पोर, बैक्टीरिया सब दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या होगा? नमी जैसे उनको मिलेगा उसी पे चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो नमी में क्या कहते हैं? ग्रो करते हैं। नमी क्या कहते हैं? ग्रो करते हैं। तो उन लोगों को क्या होगा? ये कंडीशन हो जाएगा। यानी कि जब अगर मान लो डेंड्रफ से बहुत परेशान हो, नहाने के बाद तौली से बाल सुखो दो, और सूखने के बाद ऑयल वगैरह का उपयोग करोगे तो डेंड्रफ वाला काम कम हो जाएगा। बात समझ में आया? तो जिनके बाल ज्यादा देर तक भीगे रहते हैं उनको डेंड्रफ की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, इसी तरह से जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं, ऐसे वाले, तो उनको दांत का खुजली बहुत अधिक होगी। क्यों? भाई मोटे रहते हैं तो जो ये पैर वगैरह है, ये हाथ की चमड़ी उमड़ी है, तो सब ज्यादा चिपकता है ना, तो ज्यादा चिपके तो पसीना ज्यादा होगा। पसीना ज्यादा होगा तो एक बार क्यों होगा? जल्दी ठीक नहीं होगा। भाई पसीना जितने ज्यादा रहेगा उतने ज्यादा इन सबों के ग्रो वाला कंडीशन रहेगा। बात समझ में? तो लिखा गया प्रीफर टू ग्रो कहाँ? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, यानी कि ये गर्म और नम स्थानों पे उगना, ये क्या करते हैं? उगने की प्राथमिकता देते हैं, यानी उन स्थानों पे सबसे पहले ये ग्रो करेंगे। कौन ग्रो करेगा? फंजाई। कहाँ ग्रो करेगा? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पर। बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिख देंगे फिला, एक सेकेंड लिख दिया जाए, फंजाई आर फिलामेंटस हाइफा। लिखा गया फंजाई आर फिलामेंटस। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा फंजाई यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उनको छोड़ दिया जाए। उसके बाद देखते हैं
तो अब क्या होगा, कुछ फंजाई आपको देखें, जैसे मान लो ब्रेड देखिए, ब्रेड देखिए हो सब, तो क्या होता है कभी ऐसा होता है कि मान लो ब्रेड आया, आदमी सब लोग खा पाया, छोड़ दिया, तो अगर भी ढूंढो तो कहीं मिलता नहीं है। फिर एक आध दिन बाद तुम्हारी मम्मी या कोई घर पे झाड़ू लेकर आती है, तो पता था वो जो ब्रेड एक लोग गिरा था, चूहा ले गया था, वो झाड़ू के साथ बाहर आता है। ठीक है, अब उस पे आप देखते हैं सफेद सफेद और रुई के जैसे धागे जैसे संरचना दिखाई देती है, सफेद सफेद, या बेल्ट हो, जूता हो, बरसात के दिनों में देखते हो, बरसात के दिनों में जो भी लेदर से बनी चीज होती है उसमें सफेद सफेद ऐसे बन जाता है। या अचार देख लो, अचार खाते हो ना, अचार पिकल, उसमें क्या होता है ऐसे रख देते हैं, बरसात के दिनों में सफेद सफेद ऐसे लग जाता है, तो उसे बचने के लिए क्या करते हैं, उसका ढक्कन खोल के धूप में रख देते हैं या तेल की मात्रा और बढ़ा देते हैं। बात समझ में आया? तो जो फंजाई होते हैं, तो फिलामेंटस, फिलामेंटस में तंतुवत, फिलामेंटस में तंतुवत, फिलामेंट से बना है, फिलामेंटस छूट गया, फिलामेंटस। ठीक है, तो फिलामेंटस तंतुवत होते हैं, बाल के समान संरचना। तो एक जो संरचना होती है उसको हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफा। खूब पूछता प्रश्न, हाइफा, हाइफा क्या होता है? थ्रेड लाइक यानी बाल के समान संरचना, विच इज फाउंड ऑन द फंजाई, यानी फंजाई यानी कौकों में पाए जाने वाली बाल के समान संरचना या धागे के समान जो संरचना होती है उसी को क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफा। क्लियर हो गया? हाइफा थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन फंजाई। बात समझ में आ गया? तो हाइफा बता दोगे अब, कहीं किसी को दिक्कत? ठीक है, अब हाइफा के बाद आता है, ये देखो ऐसे लिखो, नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ हाइफा, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम। खूब पूछा है परीक्षा में, देखो नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड माइसीलियम, इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, ये माइसीलियम बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब इसी को पूछेगा माइसीलियम इज, माइसीलियम होता है क्या है? सही राइट आंसर इज ग्रुप ऑफ हाइफा, हाइफा के समूह को माइसीलियम कहते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफा। इसके अलावा कुछ भी विकल्प हो सकता है, सब गलत है। यानी कि हाइफा के समूह को जो हमको रुई के जैसे दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो माइसीलियम ग्रुप ऑफ हाइफा। हाइफा क्या हो गया? फंजाई में बाल के समान, थ्रेड के समान जो संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं हाइफा। क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हाइफा। हम लोगों ने पढ़ा फिलामेंटस फंजाई, जिसमें धागे जो संरचना थी उसको कहा गया था, क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? हाइफा। क्या कहा गया था? हाइफा। ठीक है, और हाइफा के समूह को कहा गया था माइसीलियम। अब ये देखो, जैसे हाइफा है HYPHAE, हाइफा, ये दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, एक को कहते हैं सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक हाइफा। ठीक है, सिनोसिटिक हाइफा को ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटो PLASM प्लाज्म। क्या प्रकार का हुआ? क्या? हाइफा। क्या दो प्रकार का हुआ? हाइफा। किसमें पाया गया? फंजाई में पाया गया। किसमें पाया गया? फंजाई में पाया गया। क्या होता है? बाल के समान संरचना, बाल के समान या धागों के समान संरचना किसमें पाया गया? फंजाई में। क्या कहते हैं उसको? हाइफा। क्या कहते हैं? हाइफा। अब हाइफा कौ प्रकार के? दो प्रकार के। पहला वाला चर्चा कर रहे हैं हम लोग सिनोसिटिक हाइफा, सिनोसिटिक हाइफा। अब देखो होता क्या है कि ये बाल के समान संरचना है, ऐसे
ऐसे बाल के समान संरचना ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का कोई सेप्टम नहीं पाया जाता, कोई भी पट जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। तो इसकी वजह से ये केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म है। बात समझ में आया? तो अच्छा, इसको समझिए, थोड़ा दूसरा वाला समझ लो, ये आसान हो जाएगा। दूसरा वाले को सेप्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टेट। सेप्टेट हाइफा का मतलब होता है इसमें बीच बीच में जगह जगह ऐसे सेप्टम पाया जाता है। सेप्टम यानी पट, सेप्टम यानी कि पट पाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे ये घिरा हुआ रहता है। तो अब एक तो कोशिका में एक तो केंद्रक पाया जाएगा, एक तो कोशिका में एक तो केंद्रक पाया जाएगा, और इसमें ऐसे पार्ट के जैसे कोई संरचना नहीं होती। बात समझ में आया? तो इसीलिए इसको एसेप्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेप्टेट, एसेप्टेट हाइफा। बात समझ में आया? एसेप्टेट, एसेप्टेट हाइफा, या कहा गया था सिनोसिटिक हाइफा। तो अगर मान लो परिभाषा बताया तो कहेंगे कि ऐसा हाइफा, ऐसा हाइफा जिसमें बीच बीच में कोई सेप्टम या पट नहीं पाया जाता है, कोई सेप्टम या पट नहीं पाया जाता है, उसको सिनोसिटिक या एसेप्टेट हाइफा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है पूरा एक शुरू से लेकर अंत तक उसमें फैला रहता है, और केंद्रक जो होते हैं उसी में लगातार ऐसे रहते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी बने बहुत से, मल्टी बने बहुत से, और न्यूक्लिएटेड समान है केंद्रक, तो इसमें क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी कहा गया यहाँ, मल्टी बने बहुत से, और न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड हो गया। बात समझा? तो उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड या एसेप्टेट। और दूसरे वाले को कहेंगे सेप्टेट, सेप्टेट हाइफा, PHAE, सेप्टेट हाइफा। ठीक है, इसमें सेप्टेट या, ठीक है, सेप्टेट हाइफा का इसमें क्या होता है? क्रॉस वाल पाया जाता है, क्रॉस वाल प्रेजेंट। सेप्टेट, सेप्टेटेड। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गया? तो अब जान गए। और कहीं भी शब्द आए, जैसे मान लो एसेप्टेट आ गया तो उसमें सेप्टम नहीं पाया जाएगा, सेप्टेट है तो सेप्टम पाया जाएगा। कहीं भी शब्द आए तो मतलब समझ जाएगा एसेप्टेट हाइफा है, उसका क्या मतलब होगा? सेप्टेट का मतलब क्या होगा? अब जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो डायरेक्ट केवल चर्चा करेंगे सेप्टेट है या एसेप्टेट है, चाहे उसको सिनोसिटिक कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये टर्मिनोलॉजी आप इसको समझे, तो याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेप्टेट हो गया, ठीक है। अगले लिखेंगे सेल वॉल ऑफ फंजाई। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड, बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये भी पूछा है, बहुत प्रश्न आएगा। सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, और साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड्स की। जबकि फंजाई को छोड़ दोगे तो सब सेलुलोज की बनी होती है। जितने पौधों की कोशिका होती है उसमें जो क्या होता है, जितने भी सेल वॉल पाए जाते हैं सब सेलुलोज के बने होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया? काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड। तो दोनों ऑप्शन अगर है तो दोनों का करेंगे, और नहीं तो केवल एक है तो एक करेंगे। मान लो ऑप्शन दे दे, क्या हो गया कि सेल वाला फंजाई इज मेड ऑफ नंबर 1 काइटिन, नंबर 2
पॉलीसेकेराइड और नंबर थर्ड ए एंड बी। तो थर्ड वाला सही होगा क्योंकि ए एंड बी वाला करेक्ट है, ठीक है। और मान लो काइटिन दिया हो, पॉलीसेकेराइड न दिया हो, तब केवल पॉलीकाइटिन वाला ही एग्जैक्ट आंसर रहेगा। बात समझ आया? तो क्वेश्चन और उसका आंसर जो विकल्प दिया है वो दोनों में जब ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, लेकिन उसके पहले याद करना आवश्यक है। बात समझ में आ गया? तो ये है, ठीक है। ये तो हम लोग लिखे ही थे कि अक्सर अधिकांशतः जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। ये लिख लो तो फिर मोस्ट ऑफ फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब और अवशोषित करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। इसीलिए इसको सेप्रोफाइट भी कहते हैं, सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। हेटेरोट्रॉप समझ लिए थे, हेटेरोट्रॉप समझ गए कि विषमभोजी होते हैं। फिर बताया गया एब्जॉर्ब, वो अवशोषित करते हैं। एब्जॉर्ब माने अवशोषित करना, एब्जॉर्ब सॉल्युबल माने घुलनशील, सॉल्युबल मतलब घुलनशील विलीन अवस्था में ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। घुलनशील अवस्था में कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कहां से? डेड सबस्ट्रेट, जो मरे हुए जीव जंतु है, सड़ गल रहे होते तो उन्हीं से प्राप्त करते हैं। इसलिए इनको सेप्रोफाइट भी कहते हैं, मृतोपजीवी। कौन जीवी? मृतोपजीवी सेप्रोफाइट। किसको? फंजाई को। किसको? फंजाई को। क्यों? क्योंकि ये क्या क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना वो भोजन प्राप्त करते हैं। एक और बात जान जाओ, इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मैंने अतिरिक्त, एक्स्ट्रा मैंने अतिरिक्त कर सकते हो, एंजाइम पाया जाता है। मतलब ऐसा एंजाइम होता है जो इनके हाइफा से बाहर निकलता है, पदार्थ को गलाता है और फिर अवशोषित कर लेता है। बात समझ में आया? इसको समझने के थोड़ा सा और देख लो, जैसे मक्खी, हाउस फ्लाई, मक्खी को देखे हो कभी? तुम कुछ खाते हो देखे हो ध्यान से? क्या देखते हो तुम लोग? मक्खी है तो मक्खी क्या करती है, जिस भोज पर यहाँ मान लो बैठी है, उसका मान लो मनपसंद चीज है, और मनपसंद चीज में जलेबी है, समझ लो जलेबी का चाशनी यहाँ पे है, तो क्या करती है, जैसे बैठती है यहाँ पे, वो जीव ऐसे इसमें निकालती है प्रोबियोसिस, और उसे कुछ लार साबित करती है। तो जब लार साबित करती है तो ये पदार्थ होता है, कुछ गल जाता है, ठीक है, कुछ गल जाएगा, और जैसे गलेगा उसको सक कर लेती है, चूस लेती है। बात समझ में आया? यानी कि जिसको खाना था उसमें एंजाइम गिराती है, गल जाता है, उसको चूस के काम चला लेती है। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार से ये क्या होगा, सेप्रोफाइट होते हैं, इसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम पाया जाता है। और लिख सकते हो कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स तो जानी रहो, परजीवी। पैरासाइट्स में परजीवी। तो बताया गया कि क्या होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन कीजिए, जीवित याद रहे, लिविंग सब जरूर रहेगा, अगर लिविंग नहीं है तो पैरासाइट की परिभाषा आप नहीं कर पाएंगे। तो वे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवित जीवों से, चाहे जंतु हो चाहे वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या कहता है, पैरासाइट कहते हैं। अब पैरासाइट भी अगर देखोगे दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो एक्टो पैरासाइट, एक तो इंडो पैरासाइट। एक्टो मैंने बाहर, तो कह सकते हैं वे पैरासाइट जो शरीर से बाहर आते हैं जीवों के, तो उसको एक्टो पैरासाइट के जूं नाम सुने होंगे, या खटमल देखते हो, देखो खटमल, ठीक है, या जो दांत खाद खुली जो करने सब बाहर से रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, एक्टो पैरासाइट। और जो शरीर के अंदर रहते हैं, क्लाइमोडियम वगैरह क्या होगा, शरीर के अंदर रहते हैं, तो वहां से अपना भोजन प्राप्त करते, केचुआ वगैरह का नाम सुने होंगे, पेट का केचुआ, स्कैरिस तो रहता है, तो शरीर के अंदर रहता है, तो उसको इंडो पैरासाइट। तो जो पैरासाइट क्या होते हैं, शरीर से बाहर आते हैं, उसको एक्टो पैरासाइट,
और जो सलीके अंतर रहता है उनको इंडो पैरासाइट कहते हैं। तो फंजाई भी क्या होता है, पैरासाइट होते हैं। सब नहीं, कुछ क्या होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक बात लिखेंगे, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस हिंदी सहजीविता। सिम्बियोसिस हिंदी सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है जब दो जीव एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं। दो जीव क्या करते हैं, एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसको सिम्बियोसिस यानी सहजीविता कहते हैं। जो सिम्बियोसिस में क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा रहता है, दोनों एक दूसरे से अलग रहेगा तो जीवित नहीं रहेंगे। बात समझ आया? नुकसान नहीं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से फायदा रहता है, तो इसी को सिम्बियोसिस कहते हैं। बात समझ आ गया? तो क्या हम लोग चर्चा किए थे, ई कोलाई बैक्टीरिया हम लोग पेट में पाया जाता था, यार आपको आज में बताया गया था ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होती है। तो वो क्या होता है, पेट में खा पी के गला पचाने काम करती है, तो उससे हम लोग को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बदले में उसको उसका जीवन आसानी से पेट के अंदर है चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गया? तो तमाम प्रकार के ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसको सिम्बियोसिस कहते हैं। अगले चैप्टर में पूरा डिटेल हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि लोग ये शार्क मछली, बड़ी मछली है, फिश, शार्क फिश है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कोई भी मछली को खाते देखे होगे तो कांटा चम्मच का उपयोग नहीं करते हैं, सब मछली हाथ भी नहीं होता है, तो क्या कहता है, मुंह बड़ा होता है ऐसे। अब मान लो शिकार को पकड़े, कुछ काटे, कुछ नीचे गिरेगा, कुछ उसके मुंह के अंदर जाएगा। भाई ऐसा भी नहीं टेबल पर रख के खा रहा है, ऐसा भी नहीं है, तो गिरता है। इसमें एक छोटी सी मछली इसके नीचे चिपकी रहती है, इतनी छोटी रहती है कि इसके साथ कोई, इसको पता ही नहीं चलता कोई उसके साथ है। ये जहां जहां जाती है उसके साथ चिपकी होती है, चली जाती, तैरना भी नहीं पड़ता है, साथ में सुरक्षा भी है। अब बड़ी मछली है तो उससे कोई जाएगा, छोटे मछली उससे लड़ने नहीं जाएगा, तो सुरक्षा भी है। और जो खरवा गिरता है इसका, तो इसको भी मिलता रहता है, तो दोनों फायदा, इसको भी फायदा है, इसको इससे कोई फायदा नहीं, नुकसान है, लेकिन इसको फायदा है। बात समझ में आएगा? तो सिम्बियोसिस की क्रिया ये भी प्रदर्शित करते हैं। सिम्बियोसिस में एक शब्द है लाइकेन, लाइकेन्स, ठीक है। लाइकेन में देखोगे तो क्या होता है, ऊपर ALGAE एल्गी रहता है और नीचे फंजाई रहता है। लाइकेन मतलब पूछे लाइकेन क्या है, पूछे लाइकेन क्या है, तो क्या करेंगे, एक सिम्बियोसिस है, किसके किसके बीच का सिम्बियोसिस है, एल्गी और फंजाई में, एल्गी और फंजाई में। अब इसको समझने के लिए देखेंगे तो होता क्या है, इस लाइकेन में नीचे वाला जो पोर्शन फंजाई का होता है, नीचे वाला पोर्शन यानी कि जो किसी आधार से चिपका रहता है वो फंजाई रहता है। तो फंजाई रहेगा तो खाली लवण पानी अवशोषित करेगा मिट्टी से, बात समझ में। ऊपर एल्गी रहता है, एल्गी में शैवाल, एल्गी में शैवाल। अब जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ग्रीन होते तो फोटोसिंथेसिस होते हैं, तो ऊपर वाला फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लेता है और इसको भी देता रहता है, इसको भी काम चलता रहता है और ये अवशोषित करती रहती है। बात समझ आया? तो इसी क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, जो एक प्रकार का सिम्बियोसिस है, किसके किसके बीच, एल्गी और फंजाई के बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बियोसिस है। ये भी पूछता है लाइकेन इज क्या है सिम्बियोसिस ऑफ एल्गी है फंजाई, इसके अलावा कुछ भी विकल्प हो सकता है, कोई सही नहीं होता। एक ऐसे है, एक माइकोराइजा, एक और सिम्बियोसिस है माइकोराइजा, इसमें होता है फंजाई रूट ऑफ हायर प्लांट्स, PLANTS प्लांट। ठीक है, माइकोराइजा क्या पढ़ा आपने, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है,
एसोसिएशन है, यानी कि सिम्बियोसिस है किसमें, जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं। कौन पौधे? उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, उसके जड़ों में फंजाई पाई जाती है। तो ये जो फंजाई पाई जाती है तो अवशोषण में सहायता करती है। किसमें? खनिज पदार्थों के अवशोषण में सहायता करती है। तो उन पौधों के अवशोषण में सहायता करती है जो भोजन बनाते हैं, को भी मिलता रहता है। किसी को माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। किसको कहते हैं? यानी कि फंजाई यानी कवक उच्च वर्गीय पौधों के जड़ों में लगे रहते हैं, मिले रहते हैं। बात समझ आया? इसी यानी कि सिम्बियोसिस को या इस प्रकार की व्यवस्था का को माइकोराइजा। बात समझ में आ गया? तो याद रखेंगे माइकोराइजा क्या है? सिम्बियोसिस है। किसके बीच? फंजाई और हायर प्लांट्स के जड़ों में पाया जाता है। और लाइकेन क्या है? सिम्बियोसिस है। किसके बीच? एल्गी और फंजाई के बीच। ठीक है, एल्गी और फंजाई के बीच में। इसमें रिप्रोडक्शन लिख लीजिए ऐसे, रिप्रोडक्शन। फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है अगर देखेंगे तो ये क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ऐसे एक है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन इसको कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन से भी होता है। उसके बाद फिशन या फिशन में टूटना, फिशन से भी होता है। और उसके बाद से बर्डिंग, BUDDING, बर्डिंग, इसके द्वारा भी होता है। ठीक है, खाली याद कर लेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में विखंडन, फ्रेगमेंटेशन में विखंडन। विखंडन का मतलब हम लोग लिखिए, हम लोग पढ़े थे हाइफा। क्या पढ़े थे? हाइफा। क्या था? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसमें पाया गया? फंजाई में। किसमें पाया गया? फंजाई में। तो हाइफा जो होता है किसी कारण से एक या अधिक खंडों में टूट जाता है, एक या अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नए जीवधारी का निर्माण कर लेता है। इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिशन का मतलब टूटना, फिशन का मतलब टूटना। जैसे बाइनरी फिशन और बैक्टीरिया में पढ़े थे। तो कुछ फंजाई में क्या होता है? ऐसे बन जाती है टूट के, एक से अधिक क्या हो गया? ये अपने मन से बनेंगे और ये अपने बाहरी आघातों से बनेंगे। फ्रेगमेंटेशन बाहरी आघातों से, मतलब हवा का तेज झोंका आया, कोई जल चला तो टूट गया, तो उससे हो गया। ये अपने आप टूट करके एक से अधिक संरचना बना देते हैं और जो क्या करता है वो नए जीवधारी का निर्माण कर देता है। बात समझ आए? इसको कहते हैं फिशन। अब ये बर्डिंग का मतलब मुकुलन होता है। वैसे ईस्ट में पाया जाता है। होता क्या है कि ईस्ट है एक कोशिकी सवाल है, उसके शरीर पे ऐसे छोटा सा उफान बनता है जिसको बर्ड कहते हैं। समय के साथ ये बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद मान लीजिए ऐसे हो गया, ये ईस्ट है, ये टूट करके अलग हो गया, ठीक है, और नए ईस्ट का निर्माण कर लेता है। बात समझ में आ गया? तो इसी को बर्डिंग कहते हैं। यानी कि जीवधारी के शरीर पे एक छोटा सा उफान बनता है जो समय के साथ बड़ा हो जाता है और फिर टूटकर अलग हो जाता है और उसी से नए जीवधारी का निर्माण हो जाता है। दैट इज नोन एज बर्डिंग। बात समझ में? तो ईस्ट में बर्डिंग पाया जाता है। तो आपने पढ़ा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यानी फंजाई में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग के द्वारा होता है। बात समझ में आ गया? ये फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग क्या? रिप्रोडक्शन किसमें? फंजाई में। किसमें? फंजाई में। ठीक है, अब आगे लिखेंगे आजकल के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स के द्वारा होता है। कार्ड कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स।
ठीक है, क्या लिखा आपने, ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, स्पोर्स के द्वारा होता है। तो स्पोर्स छोटा सा संरचना है, उसको हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप से, चाहे देख सकते हैं। जैसे आप ब्रेड वाला देखें ना, ब्रेड वाला पर, तो जब उसको ज्यादा समय तक छोड़ देते हैं तो पहले हरा हरा होता है, फिर हरा हरा बाद काला काला उसको दबा दबा हो जाता है। ठीक है, तो उसको अगर करेंगे, छू के देखेंगे, उसको नीचे से करेंगे तो छोटे छोटे क्या होता है, पाउडर की काट के समान संरचना होती है, उसी को स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। और वही स्पोर हवा के माध्यम से या पानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, और जब नमी मिलता है तो जम जाता है। तो बताया गया फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा। स्पोर्स का नाम भी है, देखो स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। क्या हो गया, कोनिडिया। कोनिडिया के द्वारा होता है, या लिखा गया है स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर्स। ये सभी स्पोर्स का नाम है। अब चूंकि जो हायर क्लास होगी उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको उतनी जरूरत नहीं है, तो ये समझ लेंगे इसमें स्पोर्स के द्वारा होता है, कोनिडिया होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स होता है, जूस्पोर्स होता है, उसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें होता है, फंजाई में। किसमें होता है, फंजाई में। क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, स्पोर्स के द्वारा। नाम है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। बात समझ में आ गया, ठीक है। और इंडिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction by oospores, ascospores and basidiospores. बेसिडियोस्पोर्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया है, ओस्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल समझ गए, सेक्सुअल समझ गए। लिख लो, न्यूमेरस, बहुत से, न्यूमेरस spores are produced at produced in distinct structure, a structure called fruiting bodies. Fruiting bodies. Fruiting bodies. ठीक है, लिखा गया न्यूमरस में बहुत से स्पोर्स आर प्रोड्यूस, स्पोर्स बनते हैं कहा, डिस्टिंक्ट स्पष्ट स्ट्रक्चर यानी कि स्पष्ट संरचना होती है जिसमें क्या होता है, ढेर सारे स्पोर्स बनते हैं, उस संरचना को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या हो गया, स्पोर्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है, जिसके सहायता से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। डालेंगे जो सेक्सुअल है, SEXUAL, सेक्सुअल साइकिल। जो सेक्सुअल साइकिल है वो इसमें ये स्टेप्स होते हैं, निम्न चरण में पाया जाता है। एक हो जाएगा प्लाज्मोगैमी,
प्लाज्मोगैमी। सेक्सुअल साइकिल में निम्नलिखित चरण पाया जाता है। एक को कहते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है। पहला है प्लाज्मोगैमी। प्रोटोप्लाज्म से बना है। प्लाज्मो किससे बना? प्रोटोप्लाज्म से बना है। अब गैमी, GAMI, गैमी का मतलब फ्यूजन होता है। गैमी का मतलब फ्यूजन। तो जब दो कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं तो इसी को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो प्लाज्मोगैमी का ध्यान देकर लिख सकते हैं फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म between two motile or non-motile gametes. Plasmogamy. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes. दो गैमेट मतलब युग्मक, गैमेट मतलब युग्मक, दो युग्मकों का आपस में मिलना, उसके जीवद्रव्य का आपस में मिलना कहते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। दूसरा है कैरियोगैमी, KARYOGAMY। इसमें हो जाएगा फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। ठीक है, यहां देखो लिख लिए कैरियो। कैरियो का मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस। और गैमी मतलब फ्यूजन। तो किसका फ्यूजन? न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो उसको क्या कहेंगे? कैरियोगैमी कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ था प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी किसका होगा? न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो उसको कहते हैं कैरियोगैमी। ठीक है। तीसरा मियासिस। मियासिस इन जाइगोट resulting in haploid spore, HAPLOID, haploid spore। मियासिस लिखा, तीसरा स्टेज है मियासिस इन किसमें? जाइगोट। असल में जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो उसकी जब मिलते हैं तो क्या जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में क्या मियासिस होता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। कौन स्पोर बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर। अब हैप्लॉइड बात आ गई, ये थोड़ा सा अलग बात है। हैप्लॉइड का मतलब होता है अवृत। अवृत का मतलब होता है, नाम सुनेंगे गुणसूत्र का, गुणसूत्र का क्रोमोसोम। तो जैसे मान लो बात करें मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कहीं भी कोशिका निकालोगे तो उसके जब गुणसूत्र निकालोगे तो 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। बात समझ में आ गया? अब गुणसूत्र हमेशा जोड़े में रहते हैं। किसमें रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। तो ऐसी कोशिका जिसमें गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं उसको डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसमें एकल अवस्था में रहते हैं, आधा रहते हैं, तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। जैसे मान लो बात किया जाए मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो उसके जो गैमेट बनते हैं उसमें एक में 23 रहेगा, दूसरे में 23 रहेगा। बात समझ में आया? तो जो स्पर्म हो गया और ओवम, जो स्त्री में ओवम बनते हैं, आधार बनते हैं, और दूसरे शुक्राणु बनते हैं। बात समझ में आया? जो शुक्राणु होते हैं वो 23 होती है और जो ओवम होते हैं उसमें 23 होती है। जब दोनों आपस मिल जाते हैं तो 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो लिखा गया मियासिस इन जाइगोट, इसमें हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण होता है। तो बात समझ में आ गया? तो ये था क्या था इसमें सेक्सुअल साइकिल में। इसमें आपने पढ़ा था फंजाई में। किसने पढ़ा था? फंजाई में सेक्सुअल साइकिल में क्या क्या स्टेज होते हैं उसके विषय में चर्चा किया।
जैसे मान लीजिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है 9 समझ में आए, धीरे और आगे चलते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। तो पढ़े लिखे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम आज ठीक है। ठीक है, तो ठीक है इसमें। तो इसका आप कर लेंगे तो फंजाई का क्या हो गया, फंजाई का ये जनरल कैरेक्टर यानी फंजाई यानी कवर का सामान्य कैरेक्टर हो गया। अब एक एक का हम लोग पढ़ेंगे, धीरे चर्चा हम लोग कर लेंगे। ठीक है।